औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने गुज़िश्ता दो असबाक में हमने इंग्लिश और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका सीखा था और मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर व्यूअर्स ने 4 लाइन्स वाली कॉपीज़ पर घर बैठकर उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी हैंड राइटिंग किसी भी सूरत इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो हर रोज़ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे, शौक़ से करेंगे, दिलचस्पी से करेंगे, उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग जल्दी इम्प्रूव होती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने 4 लाइन वाली नोटबुक भी ख़रीद ली होंगी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर हम 4 लाइन वाली नोटबुक पर ही अपना सारा प्रैक्टिस वर्क करेंगे। और जब आपका हाथ आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी से पेंसिल को, पेन को, अपने पॉइंटर को घुमाना सीख जाएंगे, तो फिर बेशक लाइन के बग़ैर भी आपके सामने कोई कागज़ आ जाए तो आपकी हैंड राइटिंग में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं होगी। मैं एक दिलचस्प बात आपके सामने बयान करना चाहता था। अपने पुराने वक्तों को दोहराना चाहता था कि जब हमारा बचपन था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अपनी प्राइमरी क्लासेस में, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में हम लोग लकड़ी की तख्ती के ऊपर कलम के साथ लिखा करते थे। और ये हमारी रोज़ाना की रूटीन हुआ करती थी कि हमने लकड़ी की अपनी तख्ती को गाछनी के साथ उसको साफ़ करके उसके ऊपर वो गाछनी मल के और उसके खुश्क होने का इंतज़ार करते थे। फिर जब वो खुश्क होती थी तो हमारे राइटिंग के जो उस्ताद थे वो हमें कलम तराश कर दिया करते थे और उस कलम के साथ हम उस तख्ती पर लिखते थे। उससे पहले वो तख्ती के ऊपर लेड पेंसिल से, कार्बन पेंसिल से स्टेंसिल अल्फाज लिख देते थे और फिर हम कलम के साथ उन अल्फाज के ऊपर लिखते थे। और ये भी एक बहुत दिलचस्प मरहला और दिलचस्प प्रैक्टिस हुआ करती थी कि एक इंक पॉट हुआ करती थी और वो भी उस पर से ढक्कन के बग़ैर उस ज़माने में मिलती थी और उसके अंदर हम वो दाने वाली स्याही बनाकर डाल लिया करते थे। और फिर जब लिख कर फ़ारिग होते थे तो कागज़ की एक ढक्कन सा बना के उसको बंद कर दिया करते थे और उसको फिर अपने बैग में रख लिया करते थे। और इसके साथ साथ शुगल के तौर पर उस ज़माने में बचपन में वही स्याही के दवात 1 2 3 लोग जो हैं हमारे आपस में मिल के वो इस्तेमाल किया करते थे। और पहले किसने उसमें कलम लगानी है और स्याही लेनी है उस पर भी लड़ाई हो जाया करती थी और फिर लड़ाई के बाद सुलह भी हो जाया करती थी। तो अब ज़माना बदल गया, नई टेक्निक्स आ गई, जदीद दौर आ गया। अब तख्ती खाल खाल कहीं शहर भर में तो कहीं नज़र नहीं आती, बल्कि देहात में भी शायद दूर दराज के कोई देहात हों तो वहाँ पर तो तख्ती के ऊपर लिखाई की प्रैक्टिस शायद जारी हो। लेकिन जो बचपन हमने और जो सादगी का ज़माना हमने देखा है, शायद वो मौजूदा नस्ल या आने वाली नस्ल उसको ना देख सके। तो ये राइटिंग जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, इससे हम उकताया नहीं करते थे, क्योंकि ये हमारे लिए एक शुगल और स्पोर्ट हुआ करती थी, क्योंकि उसमें हमने लड़ाई भी करना होती थी। उसमें हमने एक दूसरे की स्याही की दवात में वो अपनी कलम ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश भी करना होती थी और फिर स्पीड के साथ जल्द काम कौन मुकम्मल करता है वो भी एक रेस हमारे दरमियान हुआ करती थी। तो अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भी लिखते रहते थे तो किसी किस्म की उकताहट हमें महसूस नहीं होती थी, बल्कि उससे हम जितना हम ज़्यादा लिखते थे उतना ही हमें उससे ज़्यादा मज़ा मिलता था। यही वजह है कि उस दौर के लोग जो हैं उन सब की उर्दू की और इंग्लिश की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। बहरहाल अब ज़माना बदल गया है, अब तख्ती की जगह कागज़ ने ले ली है। तो बहरहाल जो भी इंसान को ज़राए मुयस्सर हों, अगर इंसान के अंदर हुनर सीखने का शौक़ हो तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो आज हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, ये केजी क्लास के लिए भी है। केजी के स्टूडेंट्स के इब्तदाई असबाक में यही चीज़ शामिल है, और उससे आगे भी मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट्स, सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स, या जो भी अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करना चाहता है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। उसके साथ साथ उर्दू हैंड राइटिंग को भी आगे हम बढ़ाएंगे। उसमें हमने पहले उर्दू हरूफ तहज्जी को इंडिविजुअल लिखना सीखा था। आज हम हरूफ तहज्जी उर्दू के जो हैं उनको दूसरे हरूफ तहज्जी से मिलाकर लिखना सीखेंगे। तो हम अपने डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने इससे उर्दू हरूफ तहज्जी को लिखने का तरीका सीखा था, और मैंने आपको ये भी गाइड किया था कि कौन से अल्फ़ाबेट्स कितनी लाइनों में हमने लिखने हैं। ये एक बात फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि आपने ये बात ज़हन नशीं कर लेनी है कि उर्दू हैंड राइटिंग हमेशा 45-40 डिग्री के एंगल पे तिरछी यूँ आगे चलती है, यानी एक के बाद दूसरा वर्ड यूँ चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सीन के साथ सीन को मिलाना है तो यूँ, ये एक सीन, ये दूसरा सीन, फिर उसके साथ एक और सीन फ़र्ज़ करें हम मिलाते हैं या शीन मिलाते हैं तो यूँ, फ़े को मिलाना है साथ तो यूँ, आइन को मिलाना है साथ तो यूँ, यानी आप इस रुख पे, इस एंगल पे चल रहे हैं। तो आप यूँ समझ लें कि ये 40 या 45 डिग्री का एंगल जो है वो आपका बनता है। तो उर्दू हैंड राइटिंग हमेशा तिरछी चलती है। एक वर्ड के साथ जब दूसरा वर्ड अटैच करते हैं तो वो नीचे की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी बात, अच्छी तरह से आप सीख लें, ज़हन नशीं कर लें कि ये 4 लाइनें हैं, लेकिन जब आप अगली क्लासेस में बढ़ेंगे तो फिर आप 4 लाइनों पर नहीं बल्कि सिर्फ सिंगल लाइन वाली कॉपी पर लिखेंगे, खुली लाइनों वाली सिंगल लाइन वाली कॉपी पर। तो वो जो सिंगल लाइन होती है तो आप उसको, ये आपकी बेस लाइन होती है, समझिए आपकी ये वाली वो लाइन होती है जो आपकी आम जो नोटबुक्स होती हैं उर्दू की खुली लाइनों वाली, तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है, तो वो ये वाली 3rd लाइन होती है, 1 2 3, ये वाली लाइन वो लाइन होती है बेस लाइन। तो इसको आपने जो है वो बेस लाइन समझना है। तो जो वर्ड हमारा इन 4 लाइनों में इस लाइन के जितना ऊपर होगा, आपने एक लाइन वाली कॉपी पर भी उसको उतना ही ऊपर रखना है। जो वर्ड इस लाइन से नीचे जितना होगा, आपने उसको भी सिंगल लाइन वाली कॉपी में भी उतना ही नीचे रखना है। मिसाल के तौर पर ये समझ लें कि ये भी लाइन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आप सीन लिखना चाह रहे हैं, तो आपने सीन को टॉप 3rd लाइन से या ऊपर से जो दूसरी लाइन होती है यूँ उससे शुरू करना है, फिर यूँ बनाया आपने, फिर आपने अपने कलम को नीचे लाना है, दायरा बनाना है और दायरा बनाते हुए ऊपर चले जाना है। तो आप समझ लें कि यार ये भी लाइन नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, सिर्फ आपके पास ये लाइन थी। तो आपने इस लाइन के मुताबिक यूँ सीन को ऊपर से शुरू किया और उसका ये जो दायरा है आधा इस लाइन से ऊपर बनाया, आधा इस लाइन से नीचे बनाया। तो वो जो सिंगल लाइन वाली नोटबुक है उसमें आपकी जो बेस लाइन होती है, जो ये सिंगल लाइन होती है, वो ये इधर 4 लाइनों के मुताबिक 3rd लाइन होती है, यही आपकी बेस लाइन होगी। तो जो भी दायरे वाला जब भी कोई आप वर्ड लिखेंगे तो उसके आखिरी हरफ का आपने ख्याल रखना है कि उसका आखिरी हरफ कौन सा है। अगर तो उसका आखिरी हरफ दायरे वाला है, जीम है, चे है, या सीन है, या शीन है, या सवाद है, दवाद है, काफ है 2 नुक्तों वाला, या छोटी ये वाला है, तो आपने उस वर्ड को इस तरह से ऊपर से शुरू करना है कि जब उसका इख्तिताम हो तो उसका जो दायरा है वो इस बेस लाइन से इतना नीचे बने। और जो अल्फाज इस लाइन पर एंड होने वाले हैं, जैसे बे है, बे वाली पूरी पट्टी, जैसे दाल और रे वाली पूरी पट्टी है, इसी तरह आपके दीगर अल्फाज हैं जो इस लाइन पर इख्तिताम पजीर होते हैं। तो जब किसी भी हरफ के आखिर में उनमें से कोई हरफ आ रहा हो तो आपने ऊपर टॉप से इतना ऊपर से शुरू करना है कि जब आपका वो पूरा लफ्ज़ इख्तिताम पजीर हो तो उसका जो आखिरी हरफ अगर बे है या दाल है या
रे है या तोए है, रोए है या फे है या काफ कश वाला है, तो आप या बड़ी ये है, तो वो इस लाइन पर आकर एंड हो। तो इन बातों का आपने उर्दू हैंड राइटिंग में ख्याल रखना है। आज हम बे को इब्तिदाई, क्योंकि अलिफ जो है वो किसी भी वर्ड के शुरू में दूसरे हरफ से नहीं मिलता, अलिफ हमेशा आखिर में दूसरे अल्फाज के हरूफ के साथ कनेक्ट होता है, शुरू में कभी भी कनेक्ट नहीं होता। अगर अलिफ शुरू में हो तो वो दूसरे हरूफ से जुदा होता है। तो इसलिए हम बे से पहले आगाज़ करेंगे कि बे को दूसरे हरूफ से हम कैसे ज्वाइन करते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको ड्राइंग जो है अच्छे सही तरीके से नज़र आए, इस एंगल से वो रिकॉर्डिंग हो कि आपको उसकी ज्वाइनिंग, उसके तमाम जो ड्राइंग है वो सही तरीके से नज़र आ रही हो। बे जो है उसकी बेस लाइन ये है, तो हम यूँ शुरू करेंगे, यूँ। इसको आप ऊपर वाली टॉप लाइन से मिला भी सकते हैं, कोई हरज नहीं है। यूँ आपने बे अलिफ बा बनाया, यानी जो मिडल टू लाइंस हैं उनके दरमियान से आपने इसको शुरू करना है। बेस लाइन को टच करते हुए, खम देते हुए आपने बिल्कुल ऊपर चले जाना है। टॉप लाइन को आप टच कर दें, भी कोई हरज नहीं है, ना करें तो भी कोई हरज नहीं है। ये बे अलिफ बा भी है, ये पे अलिफ पा भी है, ये ते अलिफ ता भी है, ये ते अलिफ टा भी है और ये से अलिफ सा भी है। क्योंकि इन तमाम ये जो बे की सारी पट्टी है, बे, पे, ते, टे, से, इन सब का जो है वो ख़त इसी तरह से बनाया जाता है। दोबारा से इसको लिख के दिखा देता हूँ। नीचे लाए, फिर आराम से बिल्कुल स्ट्रेट हम ऊपर चले गए, फिर उसके हरफ के मुताबिक हमने उसको नुक्ते दे दिए। बे के साथ अलिफ के साथ मिलाया, बे को अब बे के साथ मिलाना है। तो आपको पता है कि बे हमने इस लाइन से शुरू किया था और इसी लाइन पर ख़त्म कर दिया था। तो जब बे के पहले कोई और हरफ मिलाएंगे तो उसको फिर उसके ऊपर से मिलाएंगे ताकि बे की असल शेप ख़राब ना हो। तो बे को जब बे से मिलाएंगे तो यूँ ऐसे, ये एक बे बन गया और नीचे वाला बे अपनी असली शक्ल बरकरार रखेगा 2 लाइनों के अंदर, और उसको यूँ आप बना देंगे। अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो बे को लिखते हुए यूँ शोशा बना देते हैं। ये शोशा नहीं बनता। जो हमारा ख़त है बे को बे के साथ मिलाते हैं जब, तो उसका जो है वो यूँ ख़त खींचा जाता है कि बे अलग होगा और नीचे वाली बे की असल शक्ल बरकरार रहेगी। ये आपका बे भी है, ये आपका पे भी है, जो भी आप इसको समझ लें। और ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका बे भी है, ये आपका पे भी है, ये आपका ते भी है, ये आपका टे भी है, ये आपका से भी है और ये आपका नून भी है, ये आपका ये भी है। इसको 2 नुक्ते दे देंगे तो ये बन जाएगा। दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। यूँ इसकी शेप बनाई, ये आपका ये भी है, ये आपका नून भी है, यानी नून की भी शेप यूँ ही होगी, ये की शेप भी इसी तरह से होगी। अब हम बे को जीम के साथ मिलाते हैं ऊपर वाली लाइन से, क्योंकि जीम हमने 3 लाइनों में, नीचे वाली 3 लाइनों में लिखना सीखा था। तो हमने इतना ऊपर से शुरू करना है कि जीम चूँकि आखिरी हरफ है तो उसकी असल शक्ल जो है वो बरकरार रहे। तो हम यहाँ से टॉप लाइन से शुरू करेंगे, यूँ ये बे की शेप बनाई, फिर ये जीम की शेप बनाई, फिर पीछे की तरफ आए, बैक साइड नीचे घुमाते हुए बेस लाइन को टच किया, ऊपर दायरा बनाते हुए ऊपर चले गए। ये आपका बे भी है, ये आपका नून भी है, ये आपका ये भी है। जिस तरह यहाँ से जो हर्फ यहाँ पर ये इससे मुराद ले सकते हैं, यहाँ पर भी इससे मुराद वही हरफ लिए जा सकते हैं। ये बे, पे, ते, टे, से, ये आपका नून भी हो सकता है, ये आपका ये भी हो सकता है। और ये आप इसको चाहे
जीम बना लें, चाहे चे बना लें, चाहे हे बना लें, जो मर्ज़ी आप इसको बना लें। इसके नुक्ते दरमियान में आने चाहिए, नीचे नहीं जितने मैंने लिखे हैं, लेकिन इस वजह से लिखे हैं ताकि मैं दोनों हरूफ के नुक्ते लिखूँ, जीम के भी और चे के भी। दरमियान में इसके नुक्ते आपने जो है वो ड्रॉ करने हैं। ये तमाम इस तरह से हरफ इसके मिलाकर हम लिखेंगे। अगर आप केजी के बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको आपने इनका स्टेंसिल बना कर देनी है, स्केच बना के देना है, ताकि वो इसकी प्रैक्टिस उस तरह से कर सकें। तो उनको चूँकि समझ बच्चों का जहन अभी नपुख्ता होता है, यानी उनको समझने में थोड़ी देर चाहिए होती है, तो आपने ये उनको तमाम हरूफ बे अलिफ बा अलग लिख के देना है, पे अलिफ पा अलग लिख के देना है, ते अलिफ ता अलग लिख के देना, तमाम हरूफ अलग अलग लिख कर देने हैं। उसके बाद बे को दाल से मिलाते हैं। तो बे को दाल से मिलाने का, क्योंकि दाल जो है वो इस लाइन पे एंड करता है, तो हमने इस तरीके से हरफ का इनका आगाज़ करना है कि दाल इसी लाइन पर आकर एंड करे। तो उसका ये तरीका है, बे अलिफ बा की तरह हम ड्रॉ करेंगे वर्ड को यूँ, फिर नीचे आएंगे और यहीं से इसको जुदा करना शुरू कर देंगे ऐसे, ताकि इसकी शेप अच्छी बन जाए। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस तरह से वर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन नीचे जो ये वाला हिस्सा बनाते हुए वो इसको ला के ऐसे बना देते हैं, तो ये बेस में जो खूबसूरती है ये छुप जाती है। तो आपने यहाँ पर आने के बाद मिडल से थोड़ा सा नीचे इसको इधर को घुमाना शुरू करना, ताकि ये नीचे जो बेस में एक खला नज़र आ रहा है, जो इसकी खूबसूरती जहाँ से नज़र आती है वो बरकरार रहे। ये आपका बे, और ये आपका दाल, ये आपका डाल, ये आपका जाल, ये आपका जो भी आप इससे बे के साथ जो दाल मिलाएंगे, ये दाल भी बन सकता है, ये डाल भी बन सकता है, ये आपका जाल भी बन सकता है। बे और रे को मिलाने के लिए, रे जो है वो भी इसी लाइन पे एंड होता है, तो उसमें बे को यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यूँ आगे आए और फिर नीचे उसी तरह रे की शेप जिस तरह से वो है उस तरह से बना दी हमने। ये बे ते टे से आपका ये नून भी है, ये आपका ये भी है, और ये रे रे जे जो भी आप इसको बनाना चाहें वो एक ही बात है। अब बे को सीन के साथ मिलाते हैं। सीन इन 3 लाइनों में बनता है, और उसका ये वाला हिस्सा जो है इस लाइन, सीन के जो शोशे हैं वो इस लाइन से थोड़ा ऊपर बनते हैं, तो इसलिए हम और ऊपर इस बे को ले जाएंगे ताकि वो सीन की शेप जो है वो बरकरार रहे। लेकिन जब सीन दूसरे हरूफ के साथ अटैच करता है, उसके साथ ज्वाइन करके आता है, तो फिर उसकी शेप थोड़ी सी ऊपर वाली बदल जाती है। इसमें हमने सीखा था कि ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब अटैच होगा दूसरे हरूफ के साथ तो फिर वो तकरीबन उसके शोशे बराबर होंगे। ये वाला हिस्सा अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उसकी निस्बत बहुत थोड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, वाइड होगा। यूँ ये इसकी बे की सीन के साथ शेप बन गई। ये शीन भी है और सीन भी है, जो मर्ज़ी आप इसको मुराद ले लें। यूँ इसी तरह ये बे जब लंबी शीन के साथ अटैच होगा तो वो शीन इस लाइन से शुरू होती है यूँ, और इस लाइन पे बेस पे ख़त्म होती है। तो हमने उसी का लिहाज रखते हुए उससे जो पिछला रफ है उसको उतना ही ऊपर से शुरू करना है। तो बे हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से थोड़ा सा खम होगा, उसी तरह से इस लाइन को टच कर गई, और ये नीचे वाला जो उसका दायरा है वो नीचे वाली 3 लाइनों में यूं बन जाएगा। तो ये अमेरिका के मिस्टर बुश बन गए, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपने बे को दूसरे हरूफ के साथ ज्वाइन करके लिखना सीखा है। तो एक बात यहाँ पर आपने आज और सीखी कि जब भी आपने कोई वर्ड बनाना है तो आपने इस जो ऊपर से 3rd लाइन है और नीचे से 2nd लाइन है उसको बेस लाइन समझना है। सिंगल लाइन वाली कॉपी में या आपकी जो सिंगल लाइन ये ऊपर से 3rd और नीचे से 2nd लाइन बेस लाइन होती है। तो यहाँ पे जो हरूफ जितने उस लाइन से नीचे हैं उतनी उससे नीचे बनाने हैं। और दूसरी अहम बात ये कि आखिरी हरफ की पोजीशन का आपने ख्याल रखना है कि आखिरी हरफ की पोजीशन 4 लाइनों के मुताबिक क्या होती है।
तो आपने बाकी जो हरूफ हैं वो उसके मुताबिक उसके पीछे उसी ऊंचाई से बनाने हैं ताकि वो आखिरी हरफ अपनी बेस लाइन पर आकर ही ख़त्म हो। शीन के बाद स्वाद को अटैच करेंगे। स्वाद भी नीचे वाली 3 लाइन, उसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाली टॉप सेकंड लाइन से थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए इसको यहाँ से हम शुरू करेंगे ताकि उसकी शेप ख़राब ना हो। तो ये हिस्सा ऐसे यूँ, तो ये जो हिस्सा है ये फिर इधर आके अटैच हो जाता है ऐसे यूँ। इसको अटैच कर देते हैं और फिर नीचे इसकी शेप यूँ बन जाती है। ये आपका स्वाद भी है, ये आपका द्वाद भी है, और ये बे भी है, ये पे भी है, ये आपका ते भी है, से भी है, नून भी है। जो भी आप इससे मुराद लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो आज का जो उर्दू का हमारा सबक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंग्लिश की निस्बत मुश्किल है, तो इसको हम ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका जो है वो मुयस्सर आ सके। तो आज हम दवात पर ही अपने इस सबक का इख्तिताम करते हैं।